हेलो गाइस। तो आज हम लोग जानने वाले हैं, टॉपिक हमारा क्या है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है। क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब मोलर मास, हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। फिर टॉपिक आता है इक्विवेलेंट मास, मतलब मोलर मास को थोड़ा और आगे अगर पढ़ा जाए तो हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में। कहीं भी आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट जरूर मिलेगा। ठीक है। इक्विवेलेंट मास को हम किस तरह से ले सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 भी पढ़ा जाए वहां सबसे ज्यादा इसका एप्लीकेशन है इक्विवेलेंट मास का। ठीक है। वैसे इस चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम भी आएगा क्लास 11th में, वहां भी ये मिलता है। ठीक है। कोई भी केमिकल इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्री जब पढ़ा जाएगा तो भी ये टर्म आता है क्या, इक्विवेलेंट मास। ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा, मैं बिल्कुल सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। काफी इजी ये है ये टर्म। पहले मैं इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को देखूंगा, क्या मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या है ये। ठीक है। कि हम थ्योरी से इसको मतलब क्या डेफिनेशन लिखा गया बुक में, बट एक्चुअली फिर प्रैक्टिकल क्या होता है, मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट, उसको भी समझेंगे। मतलब प्रैक्टिकली क्या है, अगर बोला जाए कि इक्विवेलेंट से हमको क्या समझ में आ रहा है ना, मतलब प्रैक्टिकली पूछा गया तो हम क्या जवाब देंगे, तो हम उसकी भी बात करने वाले हैं अभी। क्लियर। तो इसको शुरू करते हैं। शुरू क्या है, इक्विवेलेंट मास है। तो जैसे ही हम बोलेंगे हमारे पास इक्विवेलेंट मास है तो क्या होता है इक्विवेलेंट। तो पहला जो इसका डेफिनेशन है ना, ये बोला जाता है कि द मास ऑफ अ सब्सटेंस which combines with 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine। जैसे क्या, अगर हम इसके डेफिनेशन को लिखे तो हमारे पास क्या लिखा आएगा, इट इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस which combines with 1 gram of hydrogen, ठीक है, और 8 grams of oxygen और 35.5 grams of क्लोरीन। ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमको देखना है। ठीक है। कि ये किससे कितना कंबाइन होगा। जैसे कि अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया जाए ना, तो सोडियम Na ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन और सोडियम दोनों के मास को देख लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा जा चुका है ना, मोलर मास भी पढ़ चुके हैं, ग्राम मोलर मास भी पढ़ा हुआ है और ग्राम एटॉमिक मास भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। अगर इसमें किसी को डाउट है, आप मेरा पिछला लेक्चर देखिए मोल कॉन्सेप्ट पर, उसमें मैंने ये सारी चीजों को बता रखा है। क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ अगर मास देखा जाए, सोडियम कितना ग्राम इन्वॉल्व है, तो 2 एटम है या फिर 2 मोल सोडियम मिलकर पूरा 1 मोल क्या बनाया है, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ कितना ग्राम आएगा सोडियम का, यहाँ आ जाएगा 1 ग्राम। 1 मोल का मास होता है 23, तो ये हो गया 46 ग्राम। ऑक्सीजन कितना, एक पूरा का पूरा 1 एटम 1 मोल दिख रहा है यहाँ, तो हम बोलेंगे ये 16 ग्राम है। ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी मोल पर है, अभी हम इक्विवेलेंट पर नहीं आ रहे। ठीक है। 1 मोल ये पूरा मास है, उसमें 46 ग्राम सोडियम होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ये बात हो गया। आगे क्या, अब हमको कहाँ जाना है, ये डेफिनेशन को फॉलो करना है। डेफिनेशन क्या है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या फिर दिस, इन तीनों में से कोई एक। तो हम इसको कहाँ ले जाए, हम इसको 8 ग्राम के पास ले जाते हैं। तो अगर ये 16 से 8 हो गया, मतलब हाफ हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम हाफ कर देंगे। क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू 23 ग्राम एंड दिस 23 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na, सोडियम। ठीक है। ये क्या आएगा, ये आएगा इक्विवेलेंट वेट आएगा किसका, सोडियम का, 23 ग्राम। ठीक है। वैसे एक और कंपाउंड है
MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का कंपाउंड बना के देखते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम 24 और क्लोरीन 35.5 होता है एक मोल का मास। यहाँ 2 है तो इट इज 71। इतना ग्राम, इतना ग्राम। क्लियर। अब क्या करेंगे, हमको डेफिनेशन में यहाँ आना है, मतलब इसका हाफ हो रहा है। तो हाफ जैसे ही होगा हम कहाँ चले जाएंगे, 35.5। इतने ग्राम से ये कितना, तो इसको भी हाफ, ये अगर हाफ हो रहा है तो दूसरा भी क्या कर देना है, हाफ कर देना है। क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू 12 ग्राम। दिस 12 ग्राम इज व्हाट, 12 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा। और देखने वाली बात क्या है, मैंने यहाँ मास लिखा, यहाँ वेट लिखा, ये दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है। क्लियर, बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे क्या है, अगर हम हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड बनाए तो हम बना लेते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यहां देखते हैं क्या फॉर्मूला आ रहा है, या फिर सॉरी मास क्या आ रहा है। तो मास क्या मिलेगा, हाइड्रोजन के 2 मोल दिख रहा है, इट इज इक्वल टू 2 ग्राम। सल्फर का क्या, 1 मोल, तो इट इज 32 ग्राम। हमको कहाँ जाना है, हाइड्रोजन का कितना पार्ट होना चाहिए, 1 पार्ट, 1 ग्राम होना चाहिए। अगर ये हाफ हो गया तो ये भी कितना, 16 ग्राम। दिस 16 ग्राम इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ व्हाट, इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर। समझ में आया ये तीनों एग्जांपल से। अब अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कंपाउंड बना लेता है NH3 अमोनिया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, हाइड्रोजन का मास हो गया 1 का 3, 1 का 1 तो 3 का 3 है ना, 3 ग्राम। हम कहाँ चले जाएंगे, 1 ग्राम पर चले जाएंगे। अब 1 ग्राम पर कितना ये कंबाइन हो रहा है, तो इसको क्या करना होगा, ये 3 से 1 हो गया, मतलब 1/3 हो गया, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा 14/3। इट इज व्हाट, इट इज द इक्विवेलेंट वेट। ये आएगा क्या, ये आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ यहां नाइट्रोजन। समझ में आई बात। अब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी रिएक्शन में कोई एलिमेंट इन्हीं तीनों से रिएक्ट हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसा तो होता नहीं है ना। रिएक्शन तो किसी का भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, अब हम एक्चुअल में जानेंगे कि इक्विवेलेंट वेट का दूसरा थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है। वही थ्योरेटिकल डेफिनेशन में आ रहा हूं, प्रैक्टिकल अभी भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। सेकेंड डेफिनेशन इज, सेकेंड जब लेते हैं तो यहां हम लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास, इट इज इक्वल टू बोला जाता है मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय, एक टर्म यहां इंट्रोड्यूस हो रहा है नया टर्म, एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर, या फिर कहीं कहीं इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एन फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला है किसके लिए, फॉर इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला आता है। क्लियर। अब देखा जाए इसका क्या एक्चुअल डेफिनेशन है, मतलब क्या होता है एक्चुअल इक्विवेलेंट। तो मोलर मास तो पढ़ा हुआ टर्म है, एन फैक्टर समझते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे वेयर एन फैक्टर विल बी। ठीक है, एन फैक्टर क्या होगा वो देखते हैं। तो हमारा पहला है फॉर मेटल्स। अगर कोई मेटल है, ठीक है, या फिर कोई भी मेटल अगर है, उसके लिए एन फैक्टर क्या आएगा, तो एन फैक्टर आएगा इट्स वैलेंसी। ये याद रखिएगा। ठीक है, वैलेंसी बहुत पुराना टर्म है, बहुत पहले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ना, 8, 9, 10 से ये शुरू हो जाता है। तो अब क्या है वैलेंसी, क्या मेटल, अगर किसी मेटल का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो हमको किससे डिवाइड करना होगा, एन फैक्टर की जगह क्या लगाना होगा, उसका वैलेंसी। जैसे अगर एग्जांपल देखें सोडियम Na, क्लियर, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी इज इक्वल टू 1। तो क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट
वेट इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 1 हो गया ये 23 ग्राम। बस क्या आएगा आंसर, इज इक्वल टू 23 ग्राम। इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट, सोडियम। वैसे ही सेकंड एग्जांपल अगर देखते हैं एल्युमिनियम के लिए, तो इसके लिए वैलेंसी कितना 3, तो हम यहाँ लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, क्या लिखा जाए, मोलर मास 27 ग्राम, वैलेंसी एल्युमिनियम का 3 होता है वैलेंसी। जैसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू 9 ग्राम। तो ये सॉल्व हो गया, क्लियर। तो हम इस तरह से क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट किसी भी मेटल का डिवाइड करना होगा किससे, वैलेंसी से। नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास कोई एसिड है, क्लियर, ये तो मेटल के लिए था, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेटल के लिए होगा, कोई भी एलिमेंट हो, अगर हम यहाँ मेटल की जगह क्या यूज कर दें, कोई भी एलिमेंट यूज कर दें, जरूरी नहीं कि हम मेटल ही लगा रहे, कोई भी एलिमेंट था, जैसे मेटल की जगह नॉन मेटल ही लगा लेते हैं। नॉन मेटल के लिए क्या लिखा जाए, मान लेते हैं हमारे पास कोई नॉन मेटल है सल्फर, क्लियर। तो सल्फर का क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो इट इज इक्वल टू, सल्फर का मोलर मास होता है 32, वैलेंसी जनरली इसका हम क्या यूज करते हैं 2, तो इट इज इक्वल टू 16 ग्राम। दिस 16 ग्राम इज व्हाट, इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर, ठीक है। सेकेंड इज एसिड। एसिड के लिए क्या होता है, एन फैक्टर। एन फैक्टर होता है इसका बेसिसिटी। बेसिसिटी इसको जान चुके हैं, मतलब क्या है, इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H हाइड्रोजन H प्लस आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। बहुत डेफिनेशन है, अलग अलग डेफिनेशन है। बोलते हैं कि नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी, कि जितना भी H प्लस प्रोड्यूस होगा एक मॉलिक्यूल एसिड से, वो क्या कहलाएगा, उसका बेसिसिटी कहलाएगा। या फिर क्या बोलते हैं कि जितना भी OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर दे वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ OH माइनस न्यूट्रलाइज बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी, ठीक है। तो बेसिसिटी अगर HCl का देखा जाए तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 1। H2SO4 है, ये 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, बेसिसिटी 2। वैसे H3PO4 है, ये क्या प्रोड्यूस करता है 3 हाइड्रोजन, 3H प्लस प्रोड्यूस करता है, तो बेसिसिटी, मतलब ये सब जो लिखा जा रहा है ये क्या है, इन एसिड्स का एन फैक्टर है, ये सब एन फैक्टर है, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में NF लिख दिए, क्लियर। वैसे ही HNO3 का अगर बोला जाए, HNO3 एक H 1 हो जाएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ अब इस एसिड वाले टर्म में ना कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। ऐसा नहीं कि जितना हाइड्रोजन दिख रहा है हम सीधा का सीधा उतना ही एन फैक्टर लगा दे, यहाँ तो वही हुआ है, लेकिन क्या एक्सेप्शन टर्म्स हैं उनको देखते हैं। अब जो एक्सेप्शन टर्म्स हैं उनको देखा जाए। ओके, तो यहां एक्सेप्शंस क्या क्या एक्सेप्शन आता है, ये एक्सेप्शन आता है फर्स्ट H3PO3 के टर्म में। यहां दिख रहा था 3, तो 3 आया, लेकिन यहां 3 दिख रहा है ना, तो 3 यहां आता है, इट इज 2, ठीक है। क्यों होता है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट, क्लियर। तो फास्फोरस एक सेंट्रल एटम है, इसको आप लोग डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़िएगा, है ना। अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और बता रहा हूँ क्या इसके लिए 2 क्यों होगा। ये कुछ इस तरह का 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन सेट हो गया, 3 हाइड्रोजन, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ लगा देते हैं, क्लियर। अब बात क्या करना है, बात करना है इसके बेसिसिटी का, कि बेसिसिटी इसका कितना 2 क्यों आ रहा है। तो 2 क्यों आ रहा है वो देखते हैं। ये
एसिड है और एसिड का काम क्या है, H प्लस को प्रोड्यूस करना। और कोई भी एसिड H प्लस तब प्रोड्यूस करेगा ना जब उसका हाइड्रोजन सीधा किससे लिंक हो, ऑक्सीजन। यहाँ ये मामला है, ठीक है। होता क्या है, केमिस्ट्री में एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं इट इज द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो शेयर्ड पेयर है कोवलेंट बॉन्ड में, ये जो शेयर्ड पेयर है यहाँ सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का। ये आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे, है ना, 10th में या 9th में ये पढ़ना था, आगे भी पढ़ना है, 11 में भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या, पूरा डिटेल में ही पढ़ना है, बट ये चीज जो है ये पढ़ा हुआ चीज है। क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन बोलते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। अब इसको देखा जाए फास्फोरस, फास्फोरस भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ये ऑक्सीजन से कम है। मतलब जितने पावर से ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना पावर से फास्फोरस इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। तो H प्लस कहाँ से प्रोड्यूस होने का चांस है, सिर्फ इन दो जगह से। ये H प्लस बनकर बाहर आएगा और ये H प्लस बनकर बाहर आएगा। तो बेसिसिटी क्या आएगी इसकी, सिर्फ 2 H प्लस बाहर आ रहा है, हम बोलेंगे इट इज इक्वल टू 2 ओनली, ठीक है। वैसे ही एक और एसिड है, नेक्स्ट एसिड इज H3PO2। सेकेंड एक्सेप्शन है H3PO2, ये रहा। अभी भी 3 दिख रहा है, लेकिन अब इसका बेसिसिटी बोला जाए तो बेसिसिटी इज इक्वल टू 1। क्यों 1 होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अगर ये था ना H3PO4 तो 4 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ भी एक ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन जुड़ा था, तब 3 H प्लस थे। यहाँ क्या होगा, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर से क्लियर लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि सिर्फ एक ही ऐसा हाइड्रोजन है ये वाला जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और H प्लस बनकर रिलीज होगा। तो इट इज कॉल्ड H3PO2 और इसका बेसिसिटी 1। एक बहुत फेमस एसिड है H3BO3, बोरिक एसिड। थर्ड एक्सेप्शन इज H3BO3। ये क्या होगा H3BO3 में, तो H3BO3 की अगर बात करेंगे तो यहां पर कोई H प्लस रिलीज नहीं होता है। बस यही बात ध्यान रखना है, कोई भी H प्लस रिलीज नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा, OH OH OH, ठीक है। अब बेसिसिटी का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना उस पर आते हैं कि नंबर ऑफ OH माइनस न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। जितना भी OH माइनस न्यूट्रलाइज होगा एक मॉलिक्यूल एसिड से, वो उसका क्या होता है, बेसिसिटी। ऐसा नहीं है कि जितना H प्लस रिलीज हो वो बस काम चलाओ डेफिनेशन है, बट अब एग्जैक्ट डेफिनेशन पर हम लोग आ रहे हैं। तो अब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, अब यहां देखा जाए ये बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है क्या, 5। जैसे ही 5 लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्लियर। अब ऑक्टेट रूल आता है। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं तो पार्टिकल बिकम्स स्टेबल, वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ देखा जाए बोरोन को, तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 2, ये 3, इस तरह से शेयरिंग किया है तो 3 और आ गया, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है। और अगर किसी पार्टिकल का पूरा ऑक्टेट नहीं होना तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स, ठीक है। क्या बोला जाएगा, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। अब जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड में लाते हैं, अब ये क्या करेगा, जैसे वाटर में दिया जाएगा तो वाटर में पहले से प्रेजेंट क्या होता है, OH माइनस और H प्लस, ये वहां प्रेजेंट है, सेल्फ आयोनाइजेशन चलता रहता है। ये आप लोग इक्विलिब्रियम में इसको डिटेल में जानिएगा, क्या कि अगर हमारे पास H2O है, पानी रखा हुआ है
है ना। ऐसे भी ग्लास ऑफ वाटर अगर रखा हुआ है तो इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस तरह का कोई साइन देना है ना, रिवर्सिबल साइन, इसमें H प्लस और OH माइनस सेल्फ आयोनाइजेशन होता रहता है, ठीक है। H प्लस एसिड को रिप्रेजेंट करता है, OH माइनस बेस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्लास 10 एसिड बेस में पढ़ना था, ठीक है। अब देखते हैं ये OH माइनस का काम होगा, ठीक है। क्या काम होगा OH माइनस का? OH माइनस, जैसे ही हम H3BO3 बोरिक एसिड को वाटर में दिए, OH माइनस का क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। O सिंगल बॉन्ड H होता है और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते थे। तो ये रहा 1 2 3 4 5 और ये एक शेयर किया 6 और एक आ भी गया 7, अभी भी 8 से एक कम है, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके रखता है और माइनस चार्ज रखता है। इट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस, किसका? OH माइनस का। ये भी आपको क्लास 10th में ही केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना था, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ये अब OH माइनस कहाँ अप्रोच करेगा? बोरिक एसिड के पास, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या आएगा? ये पूरा का पूरा हमारे पास लोन पेयर, ये पार्टिकल तो स्टेबल है, एक आयन के फॉर्म में आ गया, ये स्टेबल पार्टिकल है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ना किसी को लेगा या किसी को देगा, लेकिन कोऑर्डिनेट मतलब हेल्प तो कर सकता है, कंट्रीब्यूशन होता है कोऑर्डिनेट का मतलब। किसी को कंट्रीब्यूट मतलब, हाँ मैं तो स्टेबल हूं लेकिन किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देकर दूसरे पार्टिकल को स्टेबल बना सकते हैं, तो बनाते हैं स्टेबल। क्या बनाएंगे? ये जो OH माइनस है ये इसके पास अप्रोच करेगा, OH माइनस आयन, और अपना लोन पेयर किसको? इसको डोनेट करेगा। क्लियर? अब ये जो एरो लगा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन होता है। हम लोग आगे कोऑर्डिनेट को डिटेल में पढ़ेंगे इसी क्लास में, 11th में ही, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में आता है। ये लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या? ये जो 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिख रहा है ये रहेगा ऑक्सीजन का ही है, वो किसी को देना नहीं है, परमानेंटली वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, बस हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है? कोई भी एक लोन पेयर को बीच में रखेगा और ये ऑक्सीजन तो यूज करेगा ही करेगा, साथ में कौन? बोरॉन भी यूज करेगा। इसके पास 6 थे और 2 मिल गया, 8 हो गया, दिस पार्टिकल बिकम स्टेबल। और हम कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो बाय एरो विच रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर फॉर्मल चार्ज के टर्म में। फॉर्मल चार्ज के टर्म में अगर इसको हम दिखाएं तो क्या दिखेगा? ये कुछ इस तरह का दिखेगा। सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, डोनर कौन था, कौन इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर एक प्लस लगा देते हैं। एक्सेप्टर कौन था? ये माइनस। ये चीज को कैंसिल कर दिया जाए। OH माइनस पहले चार्ज में था, अब न्यूट्रलाइज हो गया, अब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं बचा, तो हम क्या बोलेंगे? बोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या होगी? कितना OH माइनस न्यूट्रलाइज कर रहा है? एक OH माइनस और स्टेबल बन जा रहा है, तो हम बोलेंगे इसके लिए बेसिसिटी क्या होगा? 1 होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, जितने भी यहाँ एक्सेप्शंस लगे हैं इनको आप ध्यान से रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब नहीं पूछेगा, ये तो बहुत जनरल टर्म्स है। इसमें क्या है? ये तीनों क्वेश्चंस जो है आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात? ओके, तो इट इज ऑल अबाउट एसिड, कि एसिड का एन फैक्टर बेसिसिटी होगा, और बेस इसके लिए एसिडिटी कहते हैं। मतलब अगर कोई बेस है तो उसके लिए क्या फॉलो करेंगे? एसिडिटी। एसिडिटी क्या? सेम बेसिसिटी का उल्टा होगा कि नंबर ऑफ H प्लस आयन न्यूट्रलाइज बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। बेस का कोई एक मॉलिक्यूल उठाते हैं, उससे कितना OH माइनस न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। सॉरी, बेस का एक मॉलिक्यूल उठाते हैं, उससे कितना H प्लस न्यूट्रलाइज होगा। जैसे अगर NaOH है तो NaOH क्या प्रोड्यूस करता है? ये Na प्लस और OH माइनस ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये OH माइनस क्या करेगा? ये एक OH माइनस किसी भी H प्लस को न्यूट्रलाइज करके H2O बना देगा, है ना। H2O बन गया। अब जैसे ही H2O फॉर्म हो रहा है, कब? जब H प्लस को न्यूट्रलाइज किया कौन?
OH माइनस, तो कितना OH माइनस आया, एक NaOH से एक OH माइनस और उसने एक H प्लस को न्यूट्रलाइज किया, तो हम क्या बोलेंगे, इसके लिए एसिडिटी क्या होगा, 1 होगा। वैसे ही KOH है, यहाँ भी एक OH दिख रहा है तो हम बोल देंगे इट इज 1। CaOH होल 2 है, इसके लिए क्या बोल सकते हैं, इट इज 2। MgOH होल 2 है, इसके लिए क्या बोलेंगे, 2। ठीक है, तो ये सीधा सा टर्म है। AlOH होल 3 है, यहाँ क्या बोल देंगे, 3। यहाँ कोई एक्सेप्शन का यूज नहीं करना है, सीधा जितना OH माइनस दिखेगा उतना हम उसकी बेसिसिटी बता देंगे, सॉरी एसिडिटी बता देंगे बेस के टर्म। क्लियर, तो ये था क्या, इट इज n फैक्टर फॉर अ बेस। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्ट का, मतलब n फैक्टर फॉर सॉल्ट। थर्ड ऑप्शन इज n फैक्टर फॉर सॉल्ट। तो सॉल्ट के लिए क्या आएगा, फोर्थ इज सॉल्ट। सॉल्ट के लिए क्या होता है, इसका छोटा सा डेफिनेशन आएगा n फैक्टर के लिए, इट इज द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट वन मॉलिक्यूल या फिर वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। मतलब एक फॉर्मूला लिखा जाए तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी क्या, टोटल पॉजिटिव हो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। क्लियर, चार्ज ऑन वन फॉर्मूला यूनिट, मतलब एक यूनिट सॉल्ट पर, एक मॉलिक्यूल है ना, आयोनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल ने उसको हम लोग फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। ठीक है, एक यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, जैसे NaCl लिख रहे हैं तो ये एक फॉर्मूला यूनिट हो गया। एक फॉर्मूला यूनिट में एक Na पर प्लस और एक Cl पर माइनस, बस इतना ही चार्ज यहाँ प्रेजेंट है। मतलब वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, तो आइदर वन पॉजिटिव को लेना है या फिर एक नेगेटिव को लेना है। तो कितना दिख रहा है यहाँ पर, एक ही पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसका n फैक्टर विल बी 1, मतलब NaCl का n फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम कोई और सॉल्ट उठाते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, तब क्या होगा, कैल्शियम पर चार्ज 2 प्लस का और ये पूरा का पूरा सल्फेट है, ये 2 माइनस का। तो टोटल पॉजिटिव कितना, टोटल पॉजिटिव 2 या फिर टोटल नेगेटिव 2, तो इसके लिए भी n फैक्टर NF इज इक्वल टू 2 लिख दिया जाएगा। Al2SO4 होल 3 है, ये क्वेश्चन आता रहता है ना, n फैक्टर बताइए इसका। तो n फैक्टर कितना है, काउंट कर लेंगे n फैक्टर। एल्युमिनियम पर चार्ज होता है 3 प्लस, सल्फेट पर चार्ज होता है 2 माइनस का। एक एल्युमिनियम पर 3 प्लस तो दो एल्युमिनियम पर 6 प्लस, वैसे ही एक सल्फेट पर 2 माइनस तो 3 पर 6 माइनस, 6 माइनस। तो n फैक्टर विल बी आइदर पॉजिटिव, ये भी 6 प्लस था, नेगेटिव वो भी 6, तो n फैक्टर इज इक्वल टू 6। किसके लिए, Al2SO4 होल 3 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एलम का पूछा जाता है एग्जाम में कि एलम का बताइए। तो एलम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, K2SO4 Al2SO4 होल 3 डॉट 24 H2O। ये रहा, ये जो है ना फॉर्मूला, इट इज द फॉर्मूला ऑफ एलम। अब क्या, कितना होगा, कितना चार्ज लग रहा है, क्या n फैक्टर आएगा, तो हम चार्ज काउंट कर लेते हैं, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। K पर चार्ज प्लस SO4, ये पूरा सल्फेट पर 2 माइनस, एल्युमिनियम पर 3 प्लस या फिर इस पर 2 माइनस का, और ये क्या है हमारे पास H2O, ये तो कोई चार्ज पार्टिकल है नहीं, मास इसका कंसीडर होगा बट n फैक्टर में कोई रोल यहाँ से नहीं आएगा, और यहाँ से नहीं आएगा तो टोटल प्लस काउंट कर लेते हैं। एक पोटेशियम पर 1 प्लस तो 2 पर 2 प्लस,
एल्युमिनियम इधर है प्लस, और तो कहीं प्लस नहीं दिख रहा, 1 पर 3 तो 2 पर 6 प्लस। माइनस भी काउंट किया जाए तो यहाँ -2 है और यहाँ -6 है, तो -8 आ रहा है या फिर +8 आ रहा है, तो n फैक्टर ऑफ एलम इज इक्वल टू 8। ऐसा हम बताएंगे किसके केस में, सॉल्ट के केस में। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द n फैक्टर ऑफ एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, अब आता है आयंस, कि आयंस के केस में क्या होगा, आयंस का बताइए इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा। तो अब 5th नंबर देखते हैं इन केस ऑफ आयंस। 5th नंबर इज, और के बाद 5th इज इन केस ऑफ आयंस। आयंस पर चार्ज ऑन इट, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा वो उसका n फैक्टर होगा। चार्ज जैसे क्लोराइड आयन Cl- कितना चार्ज दिख रहा है, 1 चार्ज दिख रहा है, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। ऑक्साइड आयन हो गया, 2 दिख रहा है तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। नाइट्राइड आयन N3- दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये सब चार्ज ऑन आयंस के लिए बोलते हैं कि ये इसका n फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर है जिससे वो रिएक्ट होगा। तो ये सब क्या है, इनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ऑल अबाउट n फैक्टर। और ऐसा नहीं कि ऑल अबाउट मतलब पूरा हम खत्म कर लिए n फैक्टर। अभी हम रेडॉक्स रिएक्शन जब आएगा ना, रेडॉक्स जब पढ़ेंगे तो वहां इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलता है। मैं उसकी बात करूंगा आगे आने वाले चैप्टर्स में, n फैक्टर इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडॉक्स में। ठीक है, जब वो सब पढ़ लेंगे ना कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो कहलाता है वहां पर n फैक्टर। और वहां भी बहुत अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो हम आगे करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में अभी क्लास 11th के मूल कॉन्सेप्ट में इतना n फैक्टर से काम चल जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, कि अब ये एक्चुअल में n फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो n फैक्टर की बात जब हम करते हैं कि ये n फैक्टर या फिर इक्विवेलेंट वेट, ये सब क्या टर्म है, तो इक्विवेलेंट वेट का भी फॉर्मूला क्या लिखा गया था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय NF, n फैक्टर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। और n फैक्टर क्या क्या था, अगर हम लिखे कोई एलिमेंट के लिए तो क्या लिखा जाएगा, वैलेंसी लिखा जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम क्या लिखें, किसी भी एसिड का लिखे तो क्या लिखना होगा, बेसिसिटी लिखना होगा विद सम एक्सेप्शन। बेस का अगर लिखना होगा तब क्या, एसिडिटी लिखना होगा। सॉल्ट का अगर लिखना होगा तो क्या, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिखना होगा, है ना। तो ये सारे टर्म्स आ रहे हैं। या फिर कोई अगर आयन है तो उसके लिए क्या, चार्ज ऑन इट, कितना चार्ज होगा वो देख लेना है। ठीक है, तो ये टर्म्स अभी फिलहाल के लिए ये सब आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में बात करूंगा कि इसका क्या एक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल यूज क्या है, मतलब एक्चुअली में होता क्या है, वो प्रैक्टिकली क्या होता है। ठीक है, ओके।